हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के अध्याय 8 जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज। आज हम लोग इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर का हल जानेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इससे पहले के 7 अध्याय के वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। आपकी और आसानी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान गंगा हिंदी पर भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ का दलहनी फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु प्राप्त होता है या पाया जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, तो मुजफ्फरपुर में ये लीची होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रबी फसल बोया जाता है, यानी रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो ये नवंबर के माह में बुआई होती है। चलते हैं फिर चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, केला बिहार में मुख्यतः होता है, यानी कहाँ होता है? तो हाजीपुर का जो केला है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिस तरह से लीची फेमस है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर की लीची और हाजीपुर का केला पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल का किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिले में चावल का सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन होता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मा फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है। सातवां प्रश्न है कि रेशेदार फसल को चयन करें, तो इसमें से रेशेदार फसल जो है वो है कपास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगहनी फसल को चुनें, यानी अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी फसल चावल है। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है कपास एक, तो कपास एक रेशेदार फसल है। दूसरा है मक्का, तो खाद्य फसल है। भारत तो कृषि प्रधान देश है। भारत की तो 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एग्रोस एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्रोस तथा कल्चर से बना है। चावल सर्वाधिक रोहतास जिले में उत्पादन होता है, यानी जो भरने वाला है उसको हमने बोल्ड कर दिया है, इससे पता चल जाएगा कि वहाँ क्या भरा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सातवां। कह रहे हैं कि बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई या काटी जाती है। चावल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। मकई के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। तो अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की खेती होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की खेती होती है, जिसमें पहला है झूम खेती। ये आदिवासी समाज के लोग जंगल को साफ करके इस प्रकार की खेती करते हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह खेती होती है। दूसरा है पारंपरिक खेती। इस प्रकार की खेती में हल बैल की सहायता से बीज की बुआई कर खेती करते हैं। नेक्स्ट है गहन खेती। इसे विकसित खेती भी कहते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ इस प्रकार की खेती फसल चक्र। 2 खाद्यान्नों के बीच एक दलहनी फसल लगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा कायम रहे। पांचवा है मिश्रित खेती। एक ही खेती में समय समय से 2 या 3 फसलें उगाने को मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है रोपण या बगानी कृषि। इसे झाड़ी कृषि या वृक्षा कृषि भी कहते हैं, जैसे रबर की खेती, चाय की खेती, कहवा, कोको, नारियल, सेब, अंगूर, संतरा आदि की खेती इसके द्वारा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, पादप संस्करण क्या है? उत्तर लिखेंगे, फसलों की नवीन समुन्नत किस्म को विकसित करने हेतु
किसी फसल की दो भिन्न गुण वाले अर्थात एक कम वांछित गुण वाले और दूसरी अपेक्षाकृत अधिक वांछित गुणों वाले पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर सर्वथा नवीन प्रजाति विकसित करने को पादप संकरण कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है? तो आइए उत्तर लिखेंगे। रबी और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले हम लोग खरीफ के बारे में लिख लेते हैं। यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। दूसरा, इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। और पांचवा, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो ये हम लोगों ने खरीफ का देख लिया। अब हम लोग रबी फसल के बारे में लिखेंगे। जबकि रबी फसल यह मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इसकी मुख्य फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि है। अगला है, इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। चौथा है, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। पांचवा है, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती क्या है? इस प्रकार की खेती में एक ही समय में 2-3 फसल उगाई जाती है। इससे यह लाभ होता है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के और अधिक फसल उगाए जा सकते हैं। पांचवा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई। इससे अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, गहन खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है, जिसे भूमि पर अत्यधिक संख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है, जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झूम खेती से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे, इस प्रकार की खेती वन्य और पहाड़ी भागों में प्रचलित थी। कुछ आदिवासी आज भी इस खेती को करते हैं। यह स्थानांतरण कृषि भी कहलाता है। आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वे वर्षा के पहले जंगल के कुछ भाग में आग लगा देते थे और उसके राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष नीचे की तरफ वे आग लगा करके खेती करते थे, यानी नीचे की ज़मीन पर खेती करते थे। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के बारे में लिखें। यह कृषि की एक नई पद्धति है। लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार के फसल उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम पड़ जाती है। इसको रोकने के लिए 2 खद्यानों के बीच एक दलहनी पौधे को लगाया जाता है। बदलकर फसल लगाने की इस पद्धति को फसल चक्र कहते हैं। दलहनी फूल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण या बागानी खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, रोपण कृषि को झाड़ी कृषि या वृक्षा कृषि या बागानी खेती भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में इसे अंग्रेजों ने शुरू किया। इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसी फसलों में रबड़, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, सेब, संतरा आदि है। इस तरह की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की खेती भारत के उत्तर पूर्वी भाग में होती है। पश्चिम बंगाल के उप में हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई तथा इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बताएं। उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांशतः ग्रामीण कृषि पर आधारित हैं। गांव या शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए आवश्यकता है आधुनिक ढंग से कृषि करने का।
कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरता शक्ति को पुनः प्राप्त होती है। साथ ही साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है। उपयुक्त उपायों के द्वारा किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।